वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 11 और 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इनको हल करते हैं और हम देखेंगे कि इन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाएं, चाहे वो टेस्ट हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, उसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो हम देर ना करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? जिसमें ऑप्शन है ए द्रविड़, बी भारूपीय, सी चीनी और डी अरबी। तो उत्तर होगा बी भारूपीय भाषा परिवार, अर्थात हिंदी भारूपीय भाषा परिवार की सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? ए ऑप्शन है संस्कृत, बी पाली, सी अपभ्रंश और डी है पारसी। तो उत्तर होगा सी अपभ्रंश से। हिंदी से पहले अपभ्रंश की स्थिति आती है, इसलिए इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी उर्दू। तो उत्तर होगा बी संस्कृत। अगर मूल रूप से देखा जाए तो संस्कृत के दो भाग थे, वैदिक और लौकिक संस्कृत। तो उनमें से ही यह हिंदी भाषा आगे जाके प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के रूप में विकसित होकर हिंदी भाषा बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी क्या है? भाषा, बी लिपि, सी बोली, डी शैली। तो देवनागरी एक लिपि है, तो उत्तर होगा बी लिपि। ब्राह्मी लिपि से एक लिपि निकली जिसको हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी 1949। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 356। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 343। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का मानक रूप किस बोली पर आधारित है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली और डी है बुंदेली। तो हिंदी का मानक रूप सी खड़ी बोली है। हिंदी में 18 बोलियां हैं, उनमें से खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप माना जाता है, जिसे वर्तमान में हम प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की मानक लिपि कौन सी है? ए रोमन, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी फारसी। तो उत्तर होगा सी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या तिरछी? तो उत्तर होगा बी बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि का अर्थ क्या है? ए भाषा बोलना, बी भाषा लिखने की विधि, सी भाषा पढ़ना, डी भाषा सुनना। तो ऑप्शन बी सही है, भाषा लिखने की विधि। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में सर्वाधिक शब्द
किस भाषा से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अरबी। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से तत्सम शब्द लिए गए हैं। दूसरे हिंदी शब्दों की उत्पत्ति तद्भव शब्दों से होती है और तद्भव शब्द भी संस्कृत से अपभ्रष्ट होकर ही बनते हैं, इसलिए सर्वाधिक शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से लिए गए। दूसरा, संस्कृत भाषा ही हिंदी भाषा की जननी भाषा कहलाती है, इसलिए भी इसे सबसे ज्यादा शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी विकास क्रम में अपभ्रंश के बाद कौन सा रूप आया? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी प्राचीन हिंदी, डी आधुनिक हिंदी। तो उत्तर होगा सी प्राचीन हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ए चित्रात्मक, बी गवर्णात्मक, सी सांकेतिक, डी रोमन। तो उत्तर होगा बी ध्वन्यात्मक, यानी ध्वनियों से युक्त लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा मुख्यतः किस देश में बोली जाती है? ए चीन, बी नेपाल, सी भारत, डी श्रीलंका। तो उत्तर होगा सी भारत में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ए शब्द को, बी वाक्य को, सी ध्वनि के लिखित रूप को और डी अनुच्छेद को। तो उत्तर होगा सी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए वर्णों के समूह को, बी शब्दों के समूह को, सी वाक्यों के समूह को और डी लिपि को। उत्तर होगा वर्णों के समूह को। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। तो ऑप्शन होगा बी 11 स्वर है जो प्रयुक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 52। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी 33। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी स्वर, सी संयुक्त अक्षर और डी अनुस्वार। उत्तर होगा बी स्वर, क्योंकि स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। ए कौन सा स्वर है? ए दीर्घ, बी प्लुत, सी ह्रस्व और डी संयुक्त। तो उत्तर होगा सी ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब छोटा, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए ए को ह्रस्व स्वर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है। आ कौन सा स्वर है? ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी प्लुत और डी संयुक्त। तो उत्तर होगा बी दीर्घ स्वर, क्योंकि आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसलिए आ को दीर्घ स्वर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? ए स्वर की, बी शब्द की, सी वाक्य की और डी मात्रा की। तो उत्तर होगा ए स्वर की, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, अतः इन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षय क्या है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन और डी मात्रा। हम जानते हैं कि क्षय एक संयुक्त वर्ण है जो क और स से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न। श्रेय किसका उदाहरण है? ज्ञ किसका उदाहरण है? ए स्वर का, बी संयुक्त अक्षर का,
सी मात्रा का, डी अनुस्वार का। तो उत्तर होगा बी संयुक्ताक्षर का। नेक्स्ट, एक चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, तो ये चिन्ह क्या कहलाता है? ए विसर्ग, बी अनुस्वार, सी चंद्र बिंदु और डी हलन। तो ये चिन्ह अनुस्वार कहलाता है, उत्तर होगा बी। नेक्स्ट भी एक चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह क्या कहलाता है? ए अनुस्वार, बी विसर्ग, सी चंद्रबिंदु और डी हलंत। तो इसको हम विसर्ग कहते हैं, तो उत्तर होगा बी विसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, एक फिर चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह क्या कहलाता है? ए विसर्ग, बी अनुस्वार, सी चंद्रबिंदु, डी हलंत। तो इसका उत्तर होगा सी चंद्रबिंदु। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कै वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? ए ख, बी कै, सी गे और डी घे। तो कै वर्ग का प्रथम वर्ण कै ही होता है, तो उत्तर होगा बी कै। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, टे किस वर्ग का वर्ण है? ए कै वर्ग का, बी चे वर्ग का, सी टे वर्ग का और डी टे वर्ग का। तो उत्तर होगा सी टे वर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, पे किस वर्ग में आता है? ए टे वर्ग में, बी टे वर्ग में, सी पे वर्ग में और डी चे वर्ग में। तो उत्तर होगा सी पे वर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ये रे ले और वे क्या कहलाते हैं? ए ऊष्म व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन और डी संयुक्त व्यंजन। तो उत्तर होगा सी अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, से और है किस श्रेणी के व्यंजन हैं? ए स्पर्श व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी अंत्यस्थ व्यंजन और डी संयुक्त व्यंजन। तो उत्तर होगा बी ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुंह की हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। री क्या है? ए व्यंजन, बी मात्रा, सी स्वर और डी संयुक्ताक्षर। तो उत्तर होगा सी स्वर। री एक स्वर है जो वर्तमान में कम प्रयुक्त होता है, अधिकतर संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वर्णों के मेल से क्या बनता है? ए वाक्य, बी शब्द, सी अनुच्छेद, डी भाषा। तो उत्तर होगा बी शब्द। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रय किसका उदाहरण है? ए स्वर, बी संयुक्त व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी मात्रा। तो उत्तर होगा बी संयुक्त व्यंजन। उत्तर होगा बी संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, के क्या कहलाता है? ए पूर्ण व्यंजन, बी हलंत व्यंजन, सी स्वर और डी संयुक्ताक्षर। तो के हलंत व्यंजन है, मतलब स्वर रहित व्यंजन है, जिसमें स्वर उच्चारण में नहीं होता, उन्हें हलंत के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अंग में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है? ए विसर्ग, बी अनुस्वार, सी चंद्रबिंदु और डी नुक्ता। हमने देखा कि ये जो ऊपर चिन्ह होता है इसे अनुस्वार कहते हैं, अतः बी अनुस्वार उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, है, जय, खे आदि वर्ण किस प्रभाव से बने हैं? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी अरबी फारसी और डी प्राकृत। तो इसका उत्तर होगा सी अरबी फारसी, क्योंकि सब वर्ण के नीचे ये जो बिंदु दिखाई देता है इसे नुक्ता चिन्ह के नाम से जानते हैं, और ये नुक्ता चिन्ह अरबी फारसी बोलियों से आने वाले शब्दों पर लगाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नुक्ता का प्रयोग किस लिए होता है? ए स्वर बदलने हेतु, बी विदेशी ध्वनियों हेतु, सी मात्रा बदलने हेतु और डी संयुक्ताक्षर हेतु। तो इसका उत्तर होगा बी विदेशी ध्वनियों हेतु या विदेशी ध्वनियों को इंगित करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? ए कठिन लेखन, बी चित्रात्मकता, सी ध्वनि और वर्ण में समानता और डी विदेशी प्रभाव। तो उत्तर होगा सी ध्वनि और वर्ण में समानता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हिंदी विश्व की किस क्रम की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा मानी जाती है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो उत्तर होगा सी तृतीय। इससे पहले नंबर 1 जो विश्व में है सबसे बोली जाने वाली, ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में, तो वो है मंदारिन यानी कि चीनी भाषा। दूसरी आती है अंग्रेजी और तीसरा नंबर हिंदी का आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 1 प्रकार के, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उत्तर होगा सी 3 प्रकार के। कौन कौन से होगा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 5 प्रकार के और डी 8 प्रकार के। तो उत्तर होगा बी 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हिंदी भाषा का आधुनिक काल कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1400 ईस्वी, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी और ऑप्शन डी 2000 ईस्वी। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी 1800 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1948। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भाषा का लिखित रूप किसके द्वारा व्यक्त होता है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी व्यंजन। उत्तर होगा सी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी अपभ्रंश। तो उत्तर होगा डी अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हिंदी की राजभाषा लिपि कौन सी है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी और डी फारसी। तो उत्तर होगा बी देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न से कह सकते हैं, देवनागरी लिपि में कुल स्वर और व्यंजन मिलाकर लगभग कितने वर्ण होते हैं? तो उत्तर ए 40, बी 44, सी 52 और डी 60। तो उत्तर होगा सी 52, क्योंकि संस्कृत में 52 वर्ण होते हैं और ये ही 52 वर्ण यूं कि त्यों अगर हिंदी में माने जाएं तो वर्णों की संख्या हिंदी में भी 52 ही होगी, और जिसमें से 11 स्वर होंगे, 33 व्यंजन होंगे। इसके अलावा बाकी संयुक्ताक्षर और द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन आदि अतिरिक्त होते हैं। इस तरह टोटल 52 अनुस्वार और विसर्ग को लगा के टोटल 52 ध्वनियां होती हैं, क्योंकि 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन यानी 44 वर्ण हो गए, प्लस 2 उच्छिष्ट व्यंजन तो 46 हो गए। इसके अलावा 4 संयुक्ताक्षर 50 हो गए और 2 अनुस्वार और विसर्ग। इस तरह टोटल 52 ध्वनियां हिंदी में प्रयुक्त होती है। तो आपने देखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और वर्ण विचार चैप्टर से हमारे द्वारा अनिवार्य हिंदी में संकलित इस पाठ को या व्याकरण पाठ को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आपने इसके जो विशेष 50 प्रश्न हैं
उन्हें यहाँ देखा है और सुना है। आशा है कि आप इनको अच्छी तरह याद करेंगे और नेक्स्ट परीक्षा में इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।